10 सिनेमा एसी के मालिक वीआईपी पार्टी ज्वाइन किए हैं। सारे दर्शक यहाँ के लोग देखें, क्योंकि अब सच्चाई दिखा रहे हैं। नए विधायक हैं, 2.5 साल 3 साल इनका भी होने को जा रहा है। इन्होंने कभी इस बात पर बोला भी होगा कि हमको इसके लिए कुछ करना चाहिए। तेजस्वी जी भी आए थे। जो जनप्रतिनिधि हैं उनके अंदर करने का जो लालसा नहीं है वो खुद गलत है। भ्रष्टाचार का कोई अंत नहीं है। हॉस्पिटल बद से बदतर है। अब हमारे शिक्षा महोदय खैनी बनवा रहे होंगे, चाय बना रहे, बैठे होंगे, बच्चे आए हुए हैं, नीचे बैठे हैं, बाथरूम है लड़कियों के लिए तो गेट नहीं है, मिड डे मील में सब घोटाला है। कल्याणपुर का दुर्भाग्य है, यहाँ सब डिवाइड हो गया है कि हम कोटवा हैं तो कोटवा प्रखंड को। हर सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार मतलब भरा हुआ है। सरकार बदल जाते हैं लेकिन भ्रष्टाचार नहीं बदलती है। अगर मैं सही हो गया तो किसी को हिम्मत नहीं है अंदर वाले नीचे वाले को लेने का। भ्रष्टाचार सुधारना बहुत आसान काम है। मैं तो अपने बिहार के मुख्यमंत्री जी से लेकर और नीचे के मुखिया तक, वार्ड तक को मैं बोलना चाहूंगा, इंदिरा आवास तो बदनाम है ही है। ये सब क्या हो रहा है? सब भ्रष्टाचार हो रहा है। पैसे आ रहे हैं, सब बट जा रहे हैं। तो हम लोग भी बहुत बड़े घर के नहीं है, छोटे घर के आदमी ठहरे। 22 साल की उम्र में मैं बम्बई चला गया। अपने चंपारण का विकास किया जाए, ऐसा करें कि जहाँ से इस कल्याणपुर का नाम हो। 16 में सिनेमा हॉल का ओपनिंग किया। इसके आगे आपका क्या प्लानिंग है? लोगों के कहने के हिसाब से मैंने चुनाव लड़ा। 400 गांव होंगे या 400 वार्ड हैं, सभी जगह मुझे लोग पहचानते हैं। जो मुकेश सहनी जी हैं ये भी काफी स्ट्रगल किए हैं। चुनाव के बाद से हमारी बातें चल रही थी। शर्त मेरा यही रहेगा कि जब मैं ज्वाइन करूंगा तो अपने विधानसभा क्षेत्र में करूंगा। वीआईपी एक अच्छी पार्टी है जो हमेशा विकास की ही बातें करती रहती है और करेगी भी। आगे चल के वो गठबंधन बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं या फिर लालू जी के साथ चले जाते हैं तो उस समय आप क्या करेंगे? जैसे भी लड़ूं चुनाव लड़ूंगा। हार जीत अपने जगह पे है, क्योंकि एक बार हम मैदान में आ चुके हैं तो भागने वालों में से नहीं है। वो आगे चल के विधायक बनाती है तो आपका क्या रोड मैप रहेगा? कम से कम दोनों प्रखंड में एक ऑफिस रहेगा, एक मेरा ऑफिस रहेगा। और घर पे नहीं बैठूंगा, जनता से रूबरू होना, बातचीत करना, उनके सुख दुख को सुनना। पहला मेरा यही रोड मैप होगा कि जनता तक मैं कैसे पहुंचूं, जनता के हित के लिए मैं क्या करूं और जनता के दुख दर्द को मैं कैसे सुनूं। अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो 1 साल के अंदर मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि कोई भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने ना जाए। तो अभी हमारे साथ मौजूद है 10 सिनेमा एसी के मालिक ऋतुराज पांडे जी, जो कि इससे पहले निर्दलीय चुनाव लड़े हुए थे और अभी हाल ही में वीआईपी पार्टी ज्वाइन किए हैं। तो हम इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर के। तो इनसे मिलते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में। सबसे पहले मैं कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के आपके सारे दर्शकों को नमस्कार करता हूं और मैं चाहूँगा कि कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से रिलेटेड जो आपका फेसबुक चैनल है को सारे दर्शक यहाँ के लोग देखें, क्योंकि आप सच्चाई दिखा रहे हैं और आपके चैनल को बहुत सारे आगे बढ़ाएं। खास बातचीत करने से पहले हम सर के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। तो सर, पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेरा नाम ऋतुराज पांडे हो गया और अभी छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ मैं, और बिजनेस भी रिलेटेड है मुंबई से, फिल्म लाइन से रिलेटेड मेरा बिजनेस है। स्ट्रगल तो मैंने उस दिन वीआईपी जब पार्टी ज्वाइन किया था तो मंच पे मैंने बताया भी था कि लाइफ में बिना स्ट्रगल किए किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो हम लोग भी बहुत बड़े घर के नहीं हैं, छोटे घर के आदमी ठहरे। और 22 साल की उम्र में मैं बम्बई चला गया, वहाँ जाकर मेहनत किया। बहुत हमारा कोई वहाँ गॉड फादर नहीं था, कोई पहचान का आदमी नहीं था, फिर भी अपने दम पर, अपने सच्चाई के बल पे हमने एक छोटा सा मुकाम हासिल किया। लेकिन इस बात का दर्द रहता था, क्योंकि मैं भी मोतिहारी एमएस कॉलेज, एलएनडी कॉलेज से पढ़ाई किया हूँ, फिर जिला स्कूल का प्रोडक्ट हम लोग रहे हुए हैं। तो था कि भाई मोतिहारी का विकास और अपने चंपारण का विकास किया जाए। तो इसमें कल्याणपुर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कल्याणपुर देखा जाए तो नया विधानसभा बना हुआ। 2010 में कल्याणपुर विधानसभा का उत्पत्ति हुआ था। इसके पहले इसके सारे पार्ट पिपरा और केसरिया, कुछ पार्ट गोविंदगंज, इसमें अलग अलग पार्ट थे। तो 2012-13 में मैं मुंबई अपना कल्याणपुर आया और हमारे एक मित्र हैं राजेश कुमार सिंह, समुच्चक के ही रहने वाले हैं। तो उन्होंने बोला कि भैया यहाँ पर कुछ किया जाए। तो इंटरटेनमेंट से मैं जुड़ा हुआ था, तो सोचा क्यों ना मैं इंटरटेनमेंट से ही रिलेटेड कुछ करें हम लोग। फिर आया कि भाई वीडियो हॉल खोलते हैं। 2012 में वीडियो हॉल का काफ़ी प्रचलन था। तो हमने बोला कि नहीं, वीडियो हॉल तो कोई भी चला लेगा, करें तो ऐसा करें कि जहाँ से इस कल्याणपुर का नाम हो। तो फिर बात हुआ, फिर हम लोगों ने सोचा कि सिनेमा हॉल ही खोलते हैं। तो सिनेमा हॉल खोलने की बातें आई। तो मैं आपको बता दूं कि रोड पर ज़मीन लेते हैं, ऐसा लेते हैं, वैसा लेते हैं। मैंने भी निरीक्षण किया। फिर मैंने खुद सोचा कि अगर मैं रोड पे लेता हूं तो रोड तो ऑलरेडी विकसित है,
उसको विकसित करने की जरूरत नहीं है, तो क्यों ना मैं दूर जाकर लूं कि जहां से वहां के समाज का, उस गांव का, उस लोगों का कल्याण हो। इसको देखते हुए मैं रोड से करीब 500 मीटर दूर यहाँ पर आकर और इस सिनेमा हॉल को ओपन किया। तो सर आप ये जो इतना बिहार का टॉप लेवल का आप जो हॉल खोले हैं द सिनेमा एसी, तो ये आप कहीं मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पटना या फिर किसी बड़े शहर में भी खोल सकते हैं, तो ये कल्याणपुर में खोलने का क्या उद्देश्य था आपका? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। देखिए, मोतिहारी, पटना, मुजफ्फरपुर ये सब विकसित जगह है और हम लोग शहर में रहते हैं तो हम देखते हैं कि भाई कैसे छोटे छोटे जगहों को का विकास किया जाए। जैसे वहाँ पर मान लीजिए हम मुंबई में हैं या दिल्ली में हैं, तो कोई बिल्डर बिल्डिंग बनाता है तो कोसों दूर जाएगा जहाँ पर कुछ नहीं है, अब फिर जब वहाँ बिल्डिंग बनाएगा तो बट नेचुरल वहाँ सब विकास हो जाता है। तो इसी को देखते हुए कल्याणपुर नया विधानसभा क्षेत्र बना था और मेरे दिमाग में है कि क्यों ना इसको यहाँ का विकास किया जाए। तो 2012-13 में यहाँ इस ज़मीन को लिया और आपको बता दूं कि इस ज़मीन का कोई मोल नहीं था उस वक्त, और लिया और 16 में सिनेमा हॉल का ओपनिंग किया। अच्छा चला, चल भी रहा है, आज भी चल रहा है, आप देखिएगा। लेकिन सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि इस क्षेत्र का विकास हो गया। जो जमीन एक टाइम में 1 लाख रुपए कोई लेने को तैयार नहीं था, एक टाइप में यहाँ पर मुर्दा घटी टाइप का मान सकते हैं था, आज वो जमीन 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख में जा रहा है। तो मैं यहाँ के लोगों को बोलता भी हूँ, उस वक्त सब लोग जमीन देने को तैयार थे। आपको एक किस्सा कर बताऊं मैं कि जितने हमारे पीछे के लोग थे, गांव वाले लोग, सब ने कहा कि भाई साहब, चाहे भैया ये ज़मीन मेरा ले लीजिए, ज़मीन मेरा ले लीजिए। मैं उनको बोलता था कि आप लोग घबराइए मत, लेने के लिए तो मैं ले लूँगा, लेकिन आने वाले समय में जब इस ज़मीन का रेट भागेगा, बढ़ेगा, तो आप मुझे गाली दीजिएगा जी, ये सही बात है। मैं आपका दुश्मन बन जाऊंगा। इसीलिए आज कल को आपके घर में कोई बच्चे को पढ़ाई की जरूरत पड़े या बेटी की शादी की जरूरत पड़ेगी तो यही ज़मीन आपका काम आएगा, और अभी वही हो रहा है। आज के टाइम में वही हो रहा है और विकसित भी हो रहा है। देखिए, वहाँ से यहाँ तक, इधर तक बगल में 2-2 स्कूल खुल गया है, आगे गैस का एजेंसी आ गया, बहुत कुछ अभी हो रहा है हो इधर। गया, यहाँ पे जो भी जमीन का रेट भी इधर भी मार्केट होकर बन रहा है। जी जी, बाकी एक छोटा सा मार्केट लोग मॉल भी बना रहे हैं, तो बहुत कुछ हो रहा है। मैं भी पीछे अभी सोचा हूँ और कुछ विवाह भवनगरी के लिए प्लानिंग चल रहा है, अगर सब सही रहा तो मैं भी एक विवाह भवनगरी यहाँ पर करूँगा। तो सर जी, इससे पहले आप पिछले चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़े थे और अभी आप वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी जी के साथ में ज्वाइन किए हैं, तो आगे इसके आगे आपका क्या प्लानिंग है? देखिए, मैंने जैसे पहले बताया ना कि मेरे अंदर सेवा करने का शुरू से ही एक भावना था कि मुझे सेवा करना है लोगों का। इसको देखते हुए मैं पार्टी से पहले भी मैं एक एनजीओ भी चलाता हूँ, अनमोल प्रयास करके एनजीओ मेरा है। उससे जहाँ यथाशक्ति, यहाँ भक्ति, जहाँ जो मेरे से होता है मैं करता हूँ। तो 2020 में जहाँ तक बात है कि 2020 में चुनाव लड़ा, कोरोना था, सब कुछ बंद था। जहाँ देखिए वहाँ लोग परेशान थे। मेरे दिमाग में आया, मेरा मुंबई भी बिल्कुल ही पैक था, तो सेवा के भावना से ही मैं यहाँ पर आया और आकर सोचा कि यहाँ सर्वे कराया कि भाई यहाँ का स्थिति क्या है, पॉलिटिकल जो यहाँ का ग्राफ है क्या है। पॉलिटिकल ग्राफ में मैं लगा कि नहीं, मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। लोगों का कहना था कि आपको चुनाव भैया लड़ना चाहिए। लोगों के कहने के हिसाब से मैंने चुनाव लड़ा, अच्छा भी रहा। वोट अपनी जगह पर है, लेकिन आज 34 पंचायत के 400, लगभग 400 गांव होंगे या 400 वार्ड हैं, सभी जगह मुझे लोग पहचानते हैं, इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, और इससे अधिक मुझे क्या चाहिए। फिर अब बात आती है कि पार्टी की। अब जनता का ही मांग था, अभी जहाँ भी जाता था कि भैया कोई पार्टी ज्वाइन कीजिए, कोई पार्टी ज्वाइन कीजिए। तो पार्टी में तो खैर बहुत सारी पार्टियाँ हैं, लेकिन लगता है नहीं कि भाई पार्टी में आपका इज्जत कहाँ मिलेगा। जी, ऐसा तो नहीं कि आप कहीं भी जाएगा और झंडा आप ढोने लगे, जय हो करने लगे। तो मैंने सोचा कि इज्जत कहाँ मिलेगा। तो इज्जत में मुझे लगा कि हमारे जो मुकेश सहनी जी हैं, ये भी काफ़ी स्ट्रगल किए हैं, मुंबई से रिलेटेड है भी हैं, फिल्म लाइन से भी ये भी रिलेटेड हैं, पर्दे के पीछे वो भी हैं, पर्दे के पीछे मैं भी हूँ। फिर हम लोग की बातें हुई, 2000 चुनाव के बाद से हमारी बातें चल रही थी। बहुत बार ऐसा हुआ कि हम अब भी ज्वाइन करते हैं, फिर बातें हुई कि ऋतुराज जी आप आइए और पटना ज्वाइन कीजिए। मैंने बोला कि नहीं, शर्त मेरा यही रहेगा कि जब मैं ज्वाइन करूंगा तो अपने विधानसभा क्षेत्र में करूंगा, जहां के लोगों ने मुझे प्यार दिया है। और एक डेट फिक्स हुआ, वो भी तैयार हो गए, और इसी लास्ट मंथ 29 तारीख को हम लोगों ने आकर यहाँ पर ज्वाइन किया। अब इसका ज्वाइन के पीछे लक्ष्य क्या है? देखिए, क्या होता है कि हमारा जो संविधान बना है, इसमें एक पार्टी और एक निर्दलीय। निर्दलीय चुनाव आप लड़ तो लेते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी डिफिकल्टी आती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि नॉमिनेशन फाइल के 2-4 दिन के बाद आपको चुनाव चिन्ह दिया जाता है।
फिर उसको प्रिंट करवाना, छपवाना, तब तक चुनाव आ जाता है। चुनाव आ जाता है। समय कुछ रहता नहीं है, तो आप जनता आपके चुनाव चिन्ह को पहचान नहीं पाती है। वो चाह कर भी मजबूर हो जाती है कि हम करें तो क्या करें, क्या करें। तो इसीलिए चुनाव चिन्ह का होना बहुत जरूरी है, जिसको देखते हुए फिर हमने पार्टी ज्वाइन किया है। और वीआईपी एक अच्छी पार्टी है, इसका नाम ही है विकासशील इंसान पार्टी, जो हमेशा विकास की ही बातें करती रहती है और करेगी भी। और सारे इसमें अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि बिहार के लिए यह पार्टी, हम सब मिलकर इस पार्टी के साथ साथ पूरे बिहार के लोगों का विकास करेंगे। सर, तो आप, ये तो बात हो गई आपकी विकास पार्टी की, और इसमें जब आपका सदस्य समारोह हो रहा था उस वक्त मुकेश सहनी जी बोले थे कि आगे चल के हम गठबंधन करेंगे, तो आगे चल के वो गठबंधन बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं या फिर लालू जी के साथ चले जाते हैं, तो उस समय आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं पार्टी तो ज्वाइन किया हूं और मुझे कल्याणपुर से चुनाव लड़ना है जी। मैं अपने जब पार्टी ज्वाइन कर रहा था उस वक्त भी अपने सदस्यों को बता दिया था, पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं, कि भाई मैं पार्टी ज्वाइन करूंगा और पार्टी के लिए रात दिन मेहनत करूंगा। लेकिन एट ए मोमेंट अगर कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं तो कोई भी कहता है कि नहीं पांडे जी आप बैठ जाइए, तो वो मेरे से नहीं होगा। मुझे तो चुनाव लड़ना है, जनता की सेवा करना है। अगर कल को वीआईपी के साथ कुछ ऐसी मजबूरी हो जाती है कि वीआईपी ऐसे बोलता है, पहली बात तो ऐसी होगी नहीं। अगर हो जाती है 1%, तो आपके चैनल के माध्यम से अपने कल्याणपुर की जनता को बताना चाहता हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, जैसे भी लड़ूं चुनाव लड़ूंगा। हार जीत अपने जगह पे है, क्योंकि एक बार हम मैदान में आ चुके हैं तो भागने वालों में से नहीं है कि चलो ठीक है ऐसा हो गया, उन्होंने कह दिया चुप हो जाओ, वो कह दिया बैठ जाओ, उसमें से नहीं है। हाँ, चुनाव लड़ना है। अब जहां तक वीआईपी पार्टी की गठबंधन का सवाल आता है, तो मुझे उम्मीद है कि वो अच्छे जगह पे वो भी गठबंधन करेंगे। अभी तो फ्यूचर की बातें हैं, भविष्य की बातें हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं, लेकिन जहाँ भी जाएंगे अच्छी जगह पर जाएंगे हम। तो सर, आगे आपको कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता अगर आपको आगे चल के विधायक बनाती है तो आपका क्या रोड मैप रहेगा सर? देखिए, अगर कल्याणपुर की जनता हमको अपना आशीर्वाद देती है, प्यार देती है और उस लायक समझती है कि मैं विधायक यहाँ का बनूं, अगर मैं बन जाता हूँ तो सबसे पहला मेरा रोड मैप रहेगा और कल्याणपुर का विकास। विकास की बातें तो सब लोग करते हैं, जिसको देखिए बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअली विकास कोई करता नहीं है। चुनाव जीतने के बाद सब गायब हो जाते हैं। पिछली बार भी एजेंडा में मैं यही रखा था कि सबसे पहले मेरा होगा शिक्षा, स्वास्थ्य, और उसके बाद अपना शिक्षा स्वास्थ्य के बाद जो नॉर्मल चीज़ें हो जाती हैं इंसान के लिए, रोड सड़क ये सब चीज़ें होती हैं। अब इसके लिए हम करेंगे तो कैसे करेंगे? तो विधानसभा लगभग अब मेरा कल्याणपुर 65 किलोमीटर की दूरी में है। लोग बोलते हैं नगरगांवा से लेकर मच्छरगांवा तक। नगरगांवा आपका मेहसी के बॉर्डर पे आ जाता है, मच्छरगांवा आपका अरेराज के बॉर्डर पे आ जाता है। तो मेरा क्या है कि भाई अब इतने दूर के लोग हमसे कैसे मिलेंगे? सबसे बड़ी बात होती है कि अगर विधायक आप बन जाते हैं तो जनता आपके पास कैसे पहुंचेगी? मुलाकात नहीं हो पाती है। जी, चुनाव से पहले तो आप तो पहुंच जाते हैं, आप तो रात दिन नमस्कार, हाथ जोड़ना, लोगों का लेना, आप ही मेरे जान हैं, और जनता आपकी उस बहकावे में आ जाती है, भ्रमजाल में फंस जाती है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद आप दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो आपके पास जनता कैसे पहुंचेगी? तो मेरा अपना मानना है कि कम से कम दोनों प्रखंड में एक ऑफिस रहेगा, एक मेरा ऑफिस रहेगा, एक कोटवा में, एक कल्याणपुर में। जब विधानसभा नहीं चलता है पटना से, मैं वहाँ पर विधानसभा ठप है, किसी रुका हुआ है, छुट्टियाँ हैं, तो मैं अपने क्षेत्र में आऊँगा और घर पे नहीं बैठूँगा। हमको जनता या सरकार इसलिए नहीं चुन रही है, हमको सरकार जो सैलरी देती है हम लोगों को चुनने के बाद इसलिए नहीं देती है कि आप घर पे बैठिए। मेरा एक टाइम रहेगा 10 से लेकर शाम तक अपने ऑफिस में बैठना, वहाँ जनता आ रही है, जनता से रूबरू होना, बातचीत करना, उनके सुख दुख को सुनना। हाँ, सप्ताह में मान लीजिए कि 3 दिन यहाँ बैठा तो 3 दिन वहाँ बैठेंगे। पहला प्लानिंग मेरा यही होगा। उसके बाद मेरा रहेगा कि 2 और सब ऑफिस खोलूँ, मतलब कि हमसे नीचे जो, अगर मैं नहीं जा पाऊँ तो 2 स्टाफ को बैठाऊँ। जैसे उधर मच्छरगांवा तरफ पंचायत हो गया और इधर बांसघाट तरफ हो गया, उधर से बहुत दूर है सबके पास। देखिए, आता कौन है मिलने के लिए? जो कहीं ना कहीं से मजबूर होते हैं, जिनके कोई दिक्कत होता है। रोड तो आजकल आप जैसे लोग हैं सबको दिखा रहे हैं कि भैया रोड नहीं है, स्कूल नहीं है। तो सबसे पहला मेरा यही रोड मैप होगा कि जनता तक मैं कैसे पहुँचूँ, जनता के हित के लिए मैं क्या करूं और जनता के दुख दर्द को मैं कैसे सुनूं। तो पहला मेरा ये हो गया। दूसरा हो गया शिक्षा। मैं उस दिन भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो 1 साल के अंदर मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि कोई भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने ना जाए। जैसे अब लोग बोलते हैं कि कैसे संभव है, तो दिल्ली में
हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री आदरणीय अपना अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने प्रूफ किया है। तो आपके करने की नीयत होती है तो कुछ भी पॉसिबल है। अब यहाँ की स्कूलों की कंडीशन क्या है, अब जाएंगे तो अब हमारे शिक्षा महोदय खैनी बनवा रहे होंगे, चाय बना रहे बैठे होंगे, बच्चे आए हुए हैं, नीचे बैठे हैं, बाथरूम है लड़कियों के लिए तो गेट नहीं है, मिड डे मील में सब घोटाला है, भ्रष्टाचार का कोई अंत नहीं है। अब इसको बोलेगा कौन? आज के टाइम में सरकार ने एक से एक एक्ट भी लगा दिए कि अब जाकर किसी से रफली बात नहीं कर सकते जी। सरकार इस मामले में दोषी है। अब क्या है कि इसको बोलेगा कौन? तो विधायक बोलेगा, मुखिया बोलेगा, जिसको ये दिया गया है। तो मुखिया की कंडीशन नहीं है कि सरकार ने तो मुखिया के लिए कोई अपना पढ़ाई का सीमा लगाया ही नहीं है, कोई भी मुखिया बन सकता है। ये दुर्भाग्य है संविधान में। इस संविधान की इस बात से थोड़ा मुझे दुख होता है कि नेताओं के चयन के लिए हो या कोई भी जनप्रतिनिधि के चयन के लिए हो, आपने आज तक कोई एजुकेशन का व्यवस्था नहीं रखा है जो होना चाहिए। जब वही पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो फिर कैसे सेवा करेगा? कभी नहीं कर सकता। तो इस शिक्षा का मेरा पहला होगा कि शिक्षा का अच्छा व्यवस्था हो, हर एक स्कूल में फ़ैन हो, बच्चों के लिए बाथरूम का अच्छा व्यवस्था हो, हर एक स्कूल में प्यून होते हैं तो प्यून का जो वर्क हो वो हो, प्रिंसिपल अपने काम को करे, ये सारी चीज़ें होंगी। हॉस्पिटल बद से बदतर है जी। आप रिपोर्टिंग किए होइएगा कभी कल्याणपुर के हॉस्पिटल का, फिर कोटवा के हॉस्पिटल का, अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ भी आया था इन चीज़ों का। तो हॉस्पिटल की कहानी बहुत ख़राब है और बहुत दुख होता है कि स्वास्थ्य के प्रति हम अभी 75 साल हो गया, 76 साल हमारे देश को आज़ाद हुए और 76 साल में भी हम भी उसी रास्ते पर हैं जो आज से हम 75 साल पहले थे। कोई नया प्रगति नहीं हुआ है। इसलिए कि नहीं हुआ है क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं उनके अंदर करने का जो लालसा नहीं है वो खुद गलत है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। सड़क की व्यवस्था आप देख रहे हैं, थोड़ा सा पानी किया जाता है, पूरा पानी लग जाता है। पानी लग जाता है। आपको बता दूं कि जब अधिक बारिश हो जाता है तो हमारे कल्याणपुर के थाना के प्रभारी लोगों का फ़ोन आता है जी कि देखिए हमारे यहाँ पानी लग गया है। मैं क्या, तो मैं बोल आ जाइए, हमारे पास जगह है। तो दुख की बात है कि जो आपकी सेवा के लिए रात दिन तत्पर है और उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। आप देखिए थाना का व्यवस्था आपको दिखाई पड़ रही है, थाना ऐसा थाना होना चाहिए, पूरा उसमें पनिक चढ़ाया हुआ है, पूरा टूटा हुआ है। तो एक क्या करे, कल्याणपुर का दुर्भाग्य है जी। 3 विधायक हो चुके हैं इसके पहले, अभी भी जो हमारे नए विधायक हैं 2.5 साल 3 साल इनका भी होने को जा रहा है। तो दुर्भाग्य है कि कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है कि जितने के बाद इन्होंने कभी इस बात पर बोला भी होगा कि हमको इसके लिए कुछ करना चाहिए। लास्ट समय हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी भी आए थे, उनसे भी शायद कोई मीडिया वालों ने नहीं बोला होगा कि भाई कल्याणपुर है। अब यहाँ सब डिवाइड हो गया है कि हम कोटवा हैं तो कोटवा प्रखंड का थाना अच्छा है, आपने देखा होगा, हम जहाँ के वहाँ उन्नति करेंगे, उन्नति हो जाए। लेकिन ये सब आपका घर है, आपका समाज है, ये 3 लाख के आसपास आबादी जो है वो आपका अपना है। ये आपको ऐसा सोच कर ही आगे बढ़ना होगा। जी सर, आपको पता होगा कि अभी तक मतलब हर सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार मतलब भरा हुआ है। सरकार बदल जाते हैं लेकिन भ्रष्टाचार नहीं बदलती है, वो जिस तरह चल रहा है उसी तरह चलते रहता है। तो इसके लिए आप क्या करना चाहते हैं, इसको किस तरह आप सुधारेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार सुधारना बहुत ही आसान काम है। अगर हम सही हैं तो हमारे नीचे के जितने लोग हैं, जितने अफसर हैं, वो सब सही हो जाएंगे जी। अगर मैं विधायक हूँ या मैं बीडीओ हूँ या मैं सीओ हूँ या फिर थाना प्रभारी हूँ, सपोज कीजिए, अगर मैं सही हो गया तो किसी को हिम्मत नहीं है अंदर वाले नीचे वाले को लेने का जी। लेकिन जब हमारे अंदर ही कहीं ना कहीं खोट रहेगा तो सब तो करेंगे ही। तो वही चीज़ है, भ्रष्टाचार सुधारना बहुत आसान काम है लेकिन कोई पहल नहीं करता है। मैं तो अपने बिहार के मुख्यमंत्री जी से लेकर और नीचे के मुखिया तक, वार्ड तक को मैं बोलना चाहूँगा कि भाई समय रहते ही हम लोगों को इन चीज़ों पे सुधार करना होगा, भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगाना होगा, नहीं तो समय दूर नहीं होगा कि फिर हम लोग गुलामी की तरफ चले जाएंगे। आप देखते रह जाएंगे और पूरा का पूरा देश हम गुलामी की तरफ चले जाएंगे हम लोग। भ्रष्टाचार एक ऐसा दिमक बन गया है कि हमारे प्रगति में, हमारे प्रोग्रेस में सबसे बड़ा रुकावट है आज के टाइम में। जहाँ जी एक गरीब आदमी जाता है छोटा सा ज़मीन के लिए, भूमि की कुछ करने के लिए, इतना घूस दे दो। इंदिरा आवास तो बदनाम है ही है। ये आपका मनरेगा में आप देख ही रहे हैं कि क्या से क्या हो गया। एक टाइम मनरेगा से कितने लोगों को रोजगार मिलता था, आज मनरेगा सब मशीनी मनरेगा हो गया। मनरेगा अब रही नहीं गया मजदूरों के लिए। ये सब क्या हो रहा है, सब भ्रष्टाचार हो रहा है। पैसे आ रहे हैं, सब बट जा रहे हैं। सरकार नियम तो चेंज कर रही है लेकिन नियम कभी सफल नहीं हो रहा है सरकार का।